रामपुर गांव में अकाल की भयानक स्थिति थी। खेत सूख गए थे, पानी को तरसते लोग जानवरों समेत परेशान थे। सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार को लेकर चिंतित था। उसके पास अब कोई रोजगार नहीं बचा था। राधा, अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। काम की तलाश में कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे गांव में काम करने चले जाएंगे तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप किसी दूसरे गांव जाकर काम करिए। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। आप जितना कमा कर लाते हो मैं उतने में ही खुश हूँ। मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी। बस आप कहीं दूर मत जाइए, मेरे लिए बस यही ज्यादा है। मैं जानता हूँ राधा, तुमने तो हमेशा दुख तकलीफ में मेरा साथ ही दिया है। अब मुझसे हमारी गरीबी देखी नहीं जाती। अब मुझे 1-2 साल के लिए कहीं दूर गांव में काम करने जाना ही होगा, तभी हमारी गरीबी दूर हो सकती है। नहीं तो ऐसे ही हम एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। दूसरे गांव में बहुत काम है। अगर मुझे वहां काम मिल गया तो हमारे दिन बदल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, मगर अपना ख्याल रखिएगा। मैं आज आपका सामान बांध दूंगी, आप कल चले जाइएगा। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश अपनी पत्नी से विदा लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वह हरिपुर नाम के एक गांव में पहुंच जाता है। नए गांव में सुरेश का कोई जान पहचान का नहीं था, इसलिए वह सोचता है, यहाँ पर किसी भी तरह मुझे रात बिताने का इंतजाम करना ही होगा, फिर अगली सुबह मैं काम ढूंढ लूंगा। सुरेश रात बिताने के लिए एक व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है, भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ और अब शाम हो गई है और मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। जाओ और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। सुरेश बिना कुछ कहे आगे चल पड़ता है। सुरेश थोड़ा आगे चलने के बाद एक और व्यक्ति से जगह के लिए पूछता है, भैया, क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूँ। भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसीलिए तुम्हारा मेरे घर में रुकना मुश्किल होगा। तुम जाकर अपनी व्यवस्था कहीं और करो। इतना सुनकर सुरेश वहां से चला जाता है। उसके बाद सुरेश कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। ये सब देखकर सुरेश बहुत ही निराश हो जाता है। फिर सुरेश सोचने लगता है, इस गांव में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं रात में कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब इस गांव में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा, तो मुझे इस गांव में काम कैसे मिलेगा? सुरेश यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बुढ़िया की झोपड़ी पर पड़ती है। सुरेश उस बुढ़िया के घर जाता है। माई, मैं इस गांव में काम की तलाश में आया हूँ, पर कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है। कृपा करके अपने घर में मुझे रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है और एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है। चलो आओ, अंदर आ जाओ। सुरेश उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, क्या आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? क्या आपके साथ कोई और नहीं रहता? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़की थी, वो भी बीमारी की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, अब आप रोइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस गांव में बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठग रहते हैं। वो नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। माँ, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। फिर कौशल्या माई सुरेश को खाना खिलाती है। अगले दिन सुरेश उस बूढ़ी औरत से विदा लेकर
काम की तलाश में निकल जाता है और एक सेठ के पास जाकर बोलता है। सेठ जी, मैं सुरेश पड़ोस के गांव से आया हूँ। वहाँ अकाल पड़ गया है, खेत सूखे हैं। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हारी हालत खस्ता लग रही है। काम तो है पर लगता नहीं तुम कर पाओगे। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। अच्छा सुन ले, मेरे पास 40 गायें और 40 बकरियां हैं। रोज उनका गोबर निकालना, सुबह शाम चारा पानी देना, महीने के 250 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। कर सकता है? 80 जानवरों को संभालना आसान नहीं, पर अब चारा भी तो नहीं। अब यही काम ठीक है। ठीक है सेठ जी, मैं कर लूंगा। उस दिन से सुरेश गौशाला में रहकर काम करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, सारे जानवरों की साफ सफाई करता, चारा डालता, पानी पिलाता और गौशाला के पास में ही एक कमरे में वह फिर आराम करता। उसकी मेहनत से जगत सेठ बहुत खुश हुए। कुछ महीनों बाद जगत सेठ ने उसे बुलाया। सुरेश, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी देखभाल से दूध की गुणवत्ता बढ़ी है और दूध भी ज्यादा मिल रहा है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। सुरेश की मेहनत रंग लाई। उसके पास अब अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। एक दिन सुरेश जगत सेठ से बोला। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने कुछ रुपए जमा कर लिए हैं। उन्हें घर पर रखकर डर लगता है। दिन भर मैं यहाँ रहता हूँ, घर खाली रहता है। कोई सुरक्षित जगह बताइए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गांव में एक ही जगह सुरक्षित है, जमींदार रघुवीर सिंह की हवेली। उनके यहाँ पहरेदार हैं और वे बड़े ईमानदार आदमी हैं। कई लोग अपने गहने पैसे उनके पास रखते हैं। तुम भी रख सकते हो। ठीक है, आज ही मैं उनसे मिलकर बात करूंगा। सुरेश जमींदार की हवेली पर पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदार ने रोका। रुको, कहाँ चले आ रहे हो? जमींदार साहब से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? कुछ पैसे लिखवाने हैं। ठीक है, जाओ तुम अंदर। सुरेश अंदर गया और जमींदार को प्रणाम किया। नमस्ते जमींदार जी, मैं सुरेश जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा सुरेश, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। गांव में चोरी का डर है, इसलिए वे रुपए आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आपकी ईमानदारी की बड़ी चर्चा सुनी है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 6200 होंगे मेरे पास। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ सुरेश, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। लीजिए, पूरे 6200 रुपए हैं, गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे सुरेश, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। सुरेश चला गया। जमींदार ने पैसों को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। दो साल बीत गए। सुरेश ने सोचा कि अब थोड़ी जमीन लेकर खेती शुरू करे। वह जमींदार के पास पैसे लेने पहुंचा। जमींदार साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। 2 साल पहले 6200 रुपए आपके पास रखे थे। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं सुरेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। साहब, मैं तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके बिना कागज के आया था। आपने गिनने तक से मना कर दिया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? बिना कागज के मैं किसी का पैसा नहीं रखता। तुम ढोंगी हो, मेरी ईमानदारी पर दाग लगाने आए हो। नौकर, इसे पकड़ो और पीट पीट कर बाहर निकालो। नौकरों ने सुरेश को डंडों से खूब पीटा
और हवेली से बाहर धकेल दिया। सुरेश लहूलुहान होकर अपनी कुटिया पहुंचा। 2 दिन तक वह दर्द के मारे उठ नहीं सका। तीसरे दिन जगत सेठ स्वयं उसकी कुटिया पर आए। सुरेश, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? सेठ जी, उस जमींदार ने मेरे पैसे हड़प लिए। जब मैं वापस मांगने गया तो पहचानने से इनकार कर दिया और पिटवा दिया। अब मैं क्या करूं? ये मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें उसके पास भेजा। नहीं जगत सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। पर अब मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। जगत सेठ ने सुरेश को पूरी योजना बताई और फिर अगले दिन जगत सेठ ने एक सूटकेस में कुछ नोट रखे और जमींदार की हवेली पहुंचे। अरे जगत सेठ, आप आज यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। जमींदार साहब, मुझे कुछ महीनों के लिए शहर जाना है। ये सूटकेस करीब 80,000 रुपए का है। इसे मैं आपके पास अमानत रखना चाहता हूँ। आपसे बढ़कर भरोसेमंद इस गांव में कोई नहीं। ठीक उसी समय सुरेश वहां आ गया। जमींदार ने सुरेश को देखा और उसकी पिटाई की बात याद आ गई। उसने सोचा, अब यह मौका है अपनी ईमानदारी दिखाने का। अरे तुम आ गए, अच्छा हुआ। सेठ जी, यही वो मजदूर है जिसके पैसे मैंने रखे थे। कल ये आया था, मैं पहचान नहीं पाया, पर बाद में मुझे याद आ गया। भाई लो अपने 6,200 रुपए। माफ करना, मेरे आदमियों ने तुम्हें पीट दिया, मैं उन्हें सजा दूंगा। सुरेश ने चुपचाप पैसे ले लिए और बाहर चला गया। आपने तो सच में ईमानदारी दिखा दी। तो फिर मैं ये सूटकेस आपके पास रख देता हूँ। हाँ हाँ, रख दीजिए। तभी जगत सेठ का नौकर सोहन वहां दौड़ता हुआ आया। सेठ जी, अब आपको शहर जाने की जरूरत नहीं। व्यापारी ने संदेश भेजा है, वो खुद गांव आ रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जमींदार साहब, अब सूटकेस की जरूरत नहीं रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई। जगत सेठ ने सूटकेस उठाया और नौकर के साथ वहां से चल दिया। जमींदार का मुंह खुला रह गया। वह गुस्से से कांप रहा था। उसके हाथ से 80,000 रुपए और पहले के 6,200 रुपए दोनों निकल गए थे। हाय रे, हाथ में आई दौलत हाथ से निकल गई। ये मजदूर और सेठ दोनों मिलकर मुझे ठग गए। कुटिया पर लौटकर सुरेश ने जगत सेठ के पैर छुए। सेठ जी, आपने मेरी लाज रख ली। अगर आप ना होते तो मेरी सारी कमाई लुट जाती। बेटा, मेहनत और ईमानदारी की कमाई को ऊपर वाला हमेशा बचाता है। जो दूसरों का हक मारता है उसका कभी भला नहीं होता। कुछ दिनों बाद सुरेश ने उन पैसों से गांव में एक छोटी सी जमीन खरीदी और खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी खेती फली फूली और वह अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। जगत सेठ भी उसके मित्र बन गए।